हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड। तो इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर इसकी क्या नेसेसिटी है, बिना ब्लड के क्या एक लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है, होम्योस्टेसिस है, ऐसे बहुत सारे जो फंक्शन है वो सिंपली बॉडी नहीं परफॉर्म कर सकती। जो डिफरेंट बॉडी सेल्स है उनको न्यूट्रिशन और उनसे जो प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनको बाहर लेके आना वो अपने आप पॉसिबल नहीं है। तो सेल के लेवल तक उनको फूड पहुंचाना, उनको न्यूट्रिएंट देना और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वापस बाहर लेके आने का जो मेन फंक्शन है वो आपका ब्लड परफॉर्म करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? बेसिकली जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? जो दो चीजों को आपस में जोड़ता हो। तो ब्लड का काम भी क्या है? दो सेल्स को, दो ऑर्गन्स को या किसी भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उनको कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्या होगा आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ध्यान रखेंगे, ब्लड इज व्हाट? अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है और फ्लूइड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, इसलिए हमने उसको बोला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि जो ब्लड है, ब्लड की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो ब्लड है वो 5 to 6 लीटर्स के अराउंड होता है। 5 to 6 लीटर होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो 8% होता है, यानी जो ब्लड है वो क्या है? बॉडी वेट का 8% होता है। 8% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट 8% ऑफ बॉडी वेट का मतलब क्या है? जैसे सपोज कीजिए कि मेरा वजन 70 kg है। ठीक है, अगर मैं 70 kg का हूं तो मेरा 8% क्या होगा? 5.6 लीटर, यानी मेरे अंदर कितना ब्लड होगा? 5.6 लीटर्स होंगे। तो ये बॉडी वेट का क्या है आपका? 5 मतलब कि 8% होता है बॉडी वेट का। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी, तो ये डेंसिटी काफी डेंस होता है। डेंसिटी कितनी होगी इसकी? ये 1050 से 1060 के बीच का होता है, यानी इसकी डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना डेंस है। मतलब जैसा आपने देखा होगा कि हनी ज्यादा विस्कस होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वाटर से 4 to 5 टाइम्स होता है। 4 to 5 टाइम्स ऑफ वाटर, यानी पानी से 4 से 5 गुना ये विस्कस होता है। ठीक है, और ब्लड का अगर मैं पीएच बात करूं तो पीएच आपको पता है कि ब्लड क्या होता है? एक बफर सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है, और लेकिन लिटरली ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। ब्लड क्या है? आपको ब्लड को क्या बोलेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होने के बाद ह्यूमन में 5 to 6 लीटर होता है, यानी बॉडी वेट का 8% होगा ये। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी 1050 से 1060 होगा। विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी आपका 4 to 5 टाइम्स होगा वाटर का, और पीएच की बात करते हैं तो 7.4 होता है। ठीक है, तो ये तो था ब्लड के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ब्लड को कुछ देर के लिए छोड़ देता हूं तो कुछ देर छोड़ने के बाद क्या देखने को मिलता है हमें कि ब्लड दो कंपोनेंट में टूट जाता है।
एक होता है उसका सेलुलर पार्ट। तो ये जो सेलुलर पार्ट होता है, ये सेलुलर कंपोनेंट होता है, सेलुलर कंपोनेंट, और दूसरा होता है इसका प्लाज्मा कंपोनेंट। ये है इसका प्लाज्मा कंपोनेंट। तो प्लाज्मा भी क्या हो गया, प्लाज्मा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये हमारा टोटल ब्लड है, ये क्या है, टोटल ब्लड, ठीक है। तो टोटल ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो आपका 55% होगा, और जो सेलुलर कंपोनेंट है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होंगे, भी इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, वो कितना होता है आपका 45% होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी एक एंटी कोआगुलेटेड का मतलब जो ब्लड कोआगुलेट नहीं हुआ है, जो जमा नहीं है, अगर उस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में हम रख देते हैं तो दो कंपोनेंट के अंदर मतलब टूटता है। एक होता है उसका सेलुलर कंपोनेंट जो कि 45% बनाता है, और एक होता है प्लाज्मा कंपोनेंट जो 55% होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो सेलुलर कंपोनेंट होता है, यानी ये जो सेलुलर कंपोनेंट है जो कि 45% है, यानी 45% ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, जो ये सेलुलर कंपोनेंट जो ब्लड का 45% बनाता है, इसको हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, जो नाम आपने सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है हेमाटोक्रिट वैल्यू। तो अगर अभी कभी आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो उसके अंदर ये टर्म्स देखने को मिल जाती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी, इसको क्या बोल सकते हैं, पीसीवी, और हेमाटोक्रिट वैल्यू ये आपकी है। तो हेमाटोक्रिट वैल्यू और या पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट है उसका कितना अमाउंट, यानी उसका अमाउंट क्या है, उसी के कैलकुलेशन को आप क्या बोलोगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोल सकते हो या हेमाटोक्रिट वैल्यू बोल सकते हो। उसके बाद जो आपका जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे आप, प्लाज्मा बोलते हैं। तो मेन हम जाते हैं पहले सेलुलर कंपोनेंट के बारे में डिटेल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट, आपको पता है कि सेलुलर कंपोनेंट कितना परसेंट बनाता है, ये टोटल ब्लड का 45% होता है। तो इसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है आपका इरिथ्रोसाइट। पहला होता है आपका इरिथ्रोसाइट, या इसको आप बोलते हो आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ठीक है। इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कॉर्पस्कल या आरबीसी, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो इसका जो टोटल अमाउंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि आरबीसी जब फॉर्म होता है तब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन है, लामा के अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो इरिथ्रोपोइसिस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका जो अमाउंट होता है वो अराउंड 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन क्या, ये हम सिंपल बोल देते हैं 5 मिलियन, बट इसके पीछे का यूनिट लगाना भूल जाते हैं। तो ये 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम में होता है, क्यूबिक मिलीमीटर होता है। नहीं, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड ले तो उसके अंदर इरिथ्रोसाइट कितना होगा, 5 मिलियन होने वाला है, ठीक है। जो सेकंड कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। तो ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल है, इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना होता है, 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो लास्ट बचता है उसको हम बोलते हैं थर्ड, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो लास्ट होता है थ्रोम्बोसाइट, या इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। इसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स बोलेंगे।
तो जो इसका अमाउंट होता है वो कितना होता है 1.5 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक एम। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी एक ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वो सेलुलर कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, इरिथ्रोसाइट्स होगा, ल्यूकोसाइट्स होगा, व्हाइट और थ्रोम्बोसाइट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो आपको पता होगा, अभी जस्ट मैंने लिखा था कि जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा क्या होता है 55% होता है, क्योंकि 45% क्या होता है सेलुलर कंपोनेंट, तो ये कितना है 55% होने वाला है। तो प्लाज्मा क्या है, किसी भी ब्लड के अंदर 55% आपका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसको डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ये अराउंड 91% प्रेजेंट होता है, यानी 91% क्या है आपका वाटर होगा। और जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं आपके वो कितना होता है 9% होता है। तो सॉलिड कंपोनेंट क्या हो गया आपका 9% हो गया। सॉलिड कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड कंपोनेंट के फर्दर मतलब टाइप्स हो सकते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट कौन कौन से होंगे इसके अंदर। तो सॉलिड कंपोनेंट के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, होप यहां तक आपको समझ में आ रहा हो। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है बट लॉकडाउन भी है, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वन टॉपिक्स आपको क्लियर करवाते जाऊँ। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताना ना भूले, मुझे कमेंट जरूर करें। और कोई टॉपिक्स आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके सजेस्ट जरूर करें। तो हम बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट। तो इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट दो टाइप का हो सकता है आपका। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दो टाइप का होगा, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे सोडियम आ गया, ठीक है, कैल्शियम आ जाता है आपका, ठीक है, क्लोराइड आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया, ये सारी चीजें क्या है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट के बारे में। इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका पोटेशियम आ जाएगा, कॉपर आ सकता है, मैग्नीशियम आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके ये क्या है इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट आ जाएगा। तो सॉलिड में सबसे पहले हमने बात किया इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आप जनरली डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो 9% में से भी 9% में कितना परसेंट होता है 6.4 से लेके 8.3% तक होता है, जिसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, ध्यान देंगे जैसे कि एल्ब्यूमिन आ गया, एल्ब्यूमिन आ गया, ये 55% होगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन की बात हम बात करते हैं, ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन ये लगभग 38% के करीब होता है। ग्लोबुलिन के अंदर भी आपका कौन सा आ सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों ग्लोबुलिन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन 7% होता है। उसके बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन, जो लेफ्ट बच जाता है वो क्या हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन होगा। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन ग्लोबिन रेशियो की, तो ह्यूमन के अंदर जो एल्ब्यूमिन ग्लोबिन रेशियो होता है 1.7:1 का होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, यानी जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट तो होते हैं बट वो प्रोटीन्स नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, यानी जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट तो होते हैं बट वो प्रोटीन्स नहीं होते। नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है आपका, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ये सारे क्या है यूरिक एसिड,
अमोनिया, ठीक है, कैटाबॉलिक वेस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट के अंदर आएंगी। तो ये क्या था, ब्लड के मेन कंपोनेंट्स थे। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत सी चीज़ों में फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है इसका ट्रांसपोर्ट। पहला फंक्शन क्या हो सकता है इसका, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है या एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने के साथ साथ इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिटिव होता है। न्यूट्रिटिव का मतलब क्या है, ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, या कोई भी ऑयल फैट हो गया, या कोई भी जो मतलब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है उसको एक सेल से दूसरे सेल्स के पास लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का कैरियर करता है, यानी कैरियर ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। कैरियर ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल को मतलब कि सेल से किडनी तक ले जाने का फंक्शन परफॉर्म करता है, लिवर तक ले जाने का फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद होमियोस्टेसिस का वर्क करता है। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है, ये ब्लड का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, उसके साथ के साथ ये ऑक्सीजन कैरियर होता है, यानी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये जनरली आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो इम्यून फंक्शन हो गया। इम्यून फंक्शन कैसे हो गया, क्योंकि इसके अंदर गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, तो इम्यून फंक्शन में भी परफॉर्म करता है। तो ये तो सारा का सारा ब्लड के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें से जो पहला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हीम, और दूसरा क्या होता है, ग्लोबुलिन। हीम आपका बेसिकली क्या है, कलर पिगमेंट है। ये क्या है आपका, कलर पिगमेंट है। ये आपका कलर पिगमेंट है। इस हीम की वजह से ही जो ब्लड है उसका जो कलर है वो रेडिश आता है, यानी रेड कलर होता है। तो ये आपका कलर पिगमेंट हो गया। और ग्लोबुलिन ये क्या है, ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, ये क्या है, कलर पिगमेंट, और ये क्या है आपका प्रोटीन हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, हीम के बेसिकली 4 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्या है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 यूनिट प्रेजेंट होता है, यानी 4 हीम यूनिट इज प्रेजेंट। यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम के कितने यूनिट प्रेजेंट होते हैं, 4 यूनिट प्रेजेंट होते हैं। 4 हीम यूनिट्स आर प्रेजेंट। और एक हीम यूनिट के अंदर 1 हीम यूनिट कंटेन 1 Fe+2 आयन, यानी 1 हीम यूनिट कंसिस्ट 1 Fe+2 आयन। Fe का मतलब क्या है, फेरस आयन। यानी एक हीमो, फिर तो अगर 4 यूनिट होते हैं तो एक हीम के अंदर कितने, मतलब कि Fe+2 आयन होंगे, 4 Fe+2 आयन होंगे। यानी टोटल क्या है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe+2 आयन प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीम क्या है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम यूनिट प्रेजेंट होते हैं, और हर एक हीम के पास एक Fe+2 आयन होता है। तो टोटल कितने होंगे, 4 Fe+2 आयन होंगे। ठीक है,
उसके बाद ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन क्या है, आपका प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन इसके भी कितने यूनिट प्रेजेंट होते हैं, 4 यूनिट प्रेजेंट, यानी 4 ग्लोबुलिन टेल प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 ग्लोबुलिन टेल आर प्रेजेंट। 4 ग्लोबुलिन टेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जैसे एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम है तो 4 हीम से एक एक ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 4 तो हीम प्रोटीन होती है, 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं, ये हो गए 4। और हर एक हीम में क्या होगा, Fe+2 आयन प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से, ये Fe2+ आयन होंगे। और उसके साथ साथ क्या होता है, 4 ही ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये रहे ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इस तरीके से ये एक क्या है, एक ये हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप क्या बता सकते हैं, और हर एक जो आयरन होता है, एक Fe+2 आयन, वो बेसिकली एक ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी वो एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। तो ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन क्या है, एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ। यानी हम ये बोल सकते हैं, इस ये कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे, 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb में लिख रहा हूँ, ये क्या है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्राम्स की फॉर्म में, तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, अगर ये 1 ग्राम मान ले तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, 1.3 ml होगा। और अगर मैं बात करूं, अगर 100 ml ब्लड ले लेता हूं, सपोज कीजिए मेरे पास 100 ml ब्लड है, तो 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड कंटेन्स, 100 ml ब्लड के अंदर बेसिकली आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 100 ml ब्लड कैरी ऑक्सीजन। तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, इसको ध्यान, 100 ml ब्लड कितना करेगा, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना, 1.34 ग्राम बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये अप्रॉक्स आता है 20 ml। यानी 100 ml अगर हम ब्लड लें तो 100 ml ब्लड के अंदर कितना ml ऑक्सीजन होगा, 20 ml ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद एक ध्यान रखेंगे कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन आपका 715 ग्राम होता है। यानी पूरा जो ब्लड है 5 to 6 लीटर, उसके अंदर 715 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, जिसके अंदर हमने ब्लड के बारे में कवर किया, हीमोग्लोबिन के बारे में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।